बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक छोटा सा मैथमेटिकल प्रिंसिपल देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन। ऑल दो आज तक की स्टडी में आपने मैथमेटिकल इंडक्शन को काफ़ी जगह पे ट्राई किया हुआ है, आज हम सिर्फ इसका रिव्यू देखेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल हमें काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा हमारे एल्गोरिथम एनालिसिस और एल्गोरिथम डिज़ाइन के अंदर। व्हाट इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन? One of the best analogies to think induction as a ladder that has n steps। ठीक, एक सीढ़ी के तौर पे आप उसको समझ लें कि जिसके n steps हैं। दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। When you climb up the ladder, you have to step on the lowest step first and need to go up based on it। कि पहले आप सबसे जो नीचे वाला आपका स्टेप होगा उस पर आप पाँव रखेंगे, फिर उससे अगले स्टेप के ऊपर, फिर उससे अगले स्टेप के ऊपर एंड सो ऑन। Assume that if you can reach the step k, then you can reach the next step k plus 1। This is very important। ठीक है कि अगर आप किसी भी तरह से स्टेप k पे पहुंच गए हैं तो आप k plus 1 पे भी आसानी से मूव कर सकते हैं। अब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि स्टेप k इज़ 1। आप पहले स्टेप पे अगर पहुंच गए हैं तो आप अगले स्टेप पे जा सकते हैं। इफ़ k इज़ 2 यानी आप सेकेंड स्टेप तक चले गए हैं तो स्टेप k plus 1 आप थर्ड स्टेप पे भी जा सकते हैं and so on। After we climb up the several steps, we can go up further by assuming that the steps you are stepping on exists। ठीक, अगर हम ये एक जनरल सा रूल साबित कर दें कि स्टेप k पे जाने के बाद स्टेप k पे k plus 1 पे जाया जा सकता है, तो फिर साफ ज़रा k की कोई भी वैल्यू पुट करें तो उससे अगले स्टेप आप फाइंड कर सकते हैं। इंडक्शन के प्रोसेस में हमारे पास तीन बड़े स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप को हम कहते हैं दैट इज़ द बेस केस। The first step in the ladder you are stepping on, for example, this could be the base case of your algorithm। This is the first step, hence we can call it as the base case। Then we have induction hypothesis, the steps you are assuming to exist। जैसे अभी हमने कहा कि जी हम k के लिए फ़र्ज़ करेंगे कि ये अचीवेबल है। Let this is your k step, this is your base case, right? तो फिर हम साबित कर सकते हैं कि आप k plus 1 पे भी जा सकते हैं। दैट इज k plus 1। सो इंडक्शन हाइपोथेसिस द स्टेप्स यू आर एज्यूमिंग टू एग्जिस्ट। अच्छा, अब इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं। वीक इंडक्शन हो सकती है या स्ट्रॉन्ग इंडक्शन हो सकती है। वीक इंडक्शन में क्या होगा? द स्टेप दैट यू आर करंटली स्टेपिंग ऑन, ठीक, whereas in strong induction the steps that you have stepped on before including the current one। what is this? इसको हम दोबारा से ज़रा देखते हैं। पहले हम वीक इंडक्शन की एग्जांपल देखते हैं और फिर हम स्ट्रॉन्ग इंडक्शन को देखते हैं। वीक इंडक्शन में हम ये कहते हैं कि जी बेस केस हमारे पास मौजूद है और उसके बाद कोई हम के केस एज्यूम कर लेते हैं कि ये केस भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। दैट इज़ ट्रू, राइट। हम उससे केस से पहले जितने भी स्टेप्स हैं इनको कंसीडर नहीं करेंगे। ये ज़ीरो स्टेप भी हो सकते हैं केस से पहले, ज़ीरो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर हमें के स्टेप एज्यूम कर लें और फिर उससे हम साबित करें कि k plus 1 स्टेप एग्जिस्ट करता है या हम k plus 1 स्टेप पे जा सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ वीक इंडक्शन, राइट। देन देयर इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में वीक इंडक्शन की तरह ही हम सबसे पहले बेस केस को सपोज करते हैं कि ये मौजूद है, ठीक। उसके बाद हम उससे अगला स्टेप प्रूव करते हैं। इसी को केस समझते हुए हम अगला स्टेप साबित करते हैं, दैट वुड बी k plus 1। फिर हम k plus 1 स्टेप को जो है उसको हम k कंसिडर करेंगे और उससे अगले स्टेप को साबित करेंगे, दैट वुड बी अगेन k plus 1, ठीक। फिर हम इसको साबित करेंगे, दिस वुड बिकम k plus 1। इसी तरह से फिर हम इसको k सपोज करेंगे, ठीक, और उससे अगले को हम k plus 1 साबित कर देंगे। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, ठीक। दोनों के डिफरेंस को आप क्लियर कर लें। आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसको अगली स्लाइड में, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए ताकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसका लेवल सही रहे। इंडक्शन स्टेप गोइंग अप फर्दर बेस्ड ऑन द स्टेप वी एज्यूम्ड टू एग्जिस्ट, ठीक। हम वीक इंडक्शन कर रहे हो या स्ट्रॉन्ग इंडक्शन कर रहे हो, उसमें एक स्टेप k को हम एज्यूम करेंगे और k plus 1 को हम प्रूव करेंगे। दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव स्टेप।
कंपोनेंट्स ऑफ द इंडक्टिव प्रूफ वही तीन, बेस केस, इंडक्टिव हाइपोथेसिस एंड इंडक्टिव स्टेप। ठीक, वीक इंडक्शन वर्सेस स्ट्रॉन्ग इंडक्शन हमने पिछली स्लाइड में थोड़ा सा डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीक इंडक्शन एंड स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। अब हम थोड़ा डिटेल में इसको यहाँ देखते हैं। द डिफरेंस ओनली अपेयर्स इन इंडक्शन हाइपोथेसिस सेकंड स्टेप। इन वीक इंडक्शन वी ओनली एज्यूम दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर kth स्टेप, ये हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग इंडक्शन वी एज्यूम दैट द पर्टिकुलर स्टेटमेंट होल्ड्स एट ऑल द स्टेप्स फ्रॉम द बेस केस टू द kth स्टेप। ठीक है, फिर देखें कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 10 हमारे पास ये स्टेप्स मौजूद हों, तो वीक इंडक्शन में हम क्या कहते हैं, बेस केस फॉर एग्जांपल 1 है, इसको हम कहते हैं दैट इज ट्रू। इसके लिए हमारा फार्मूला, हमारा फंक्शन काम करेगा। उसके बाद हम कोई केस सपोज कर लेते हैं, उस पर सपोज करेंगे और इससे जो अगला स्टेप होगा फिफ्थ वाला, उसको हम साबित कर देंगे। दैट इज वीक इंडक्शन। लेकिन स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में क्या होगा कि पहले को अगर हम सपोज किया जैसे बेस केस, तो फिर बेस केस को ही हम 1 कहेंगे, के कहेंगे और उससे k+1 को साबित करेंगे, फिर इसको k कहेंगे और अगले को साबित करेंगे। दिस वे वी विल प्रूव ऑल ऑफ द स्टेप्स इन प्रोसेस। वीक इंडक्शन एग्जांपल, prove that following statement is true for all values of n that goes from 1 to n I, यानी अगर हमारे पास एक सीरीज हो n नंबर्स की, तो that could be written as n into n plus 1 over 2. Solution, base case, prove that it is true for n बराबर है 1। तो we can say that अगर हम इसमें 1 पुट करें तो 1 आएगा, और हम राइट साइड पे 1 पुट करें तो that is 1 plus 1 plus 1 1 into right over 2, so we get 1. So in this case we can see that the left hand side and the right hand sides both are equal. फिर हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस में जाते हैं और हम उसको वीक इंडक्शन यूज करते हैं। वीक इंडक्शन में हम सपोज करते हैं कि इट इज ट्रू फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ k। लेट्स से दैट k इज 5। तो 5 ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इसको 5 तक रखा, और ये राइट हैंड साइड पे जो फार्मूला था उसमें भी हमने 5 पुट कर दिया। सो वी पुट हियर 1 2 3 4 5, इनको ऐड किया और यहाँ पे फार्मूले से हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5 इंटू 6 ओवर 2। इनको ऐड करने से जो जवाब मिला दैट इज 15, और राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास आ जाएगी 5 इंटू 3, अगेन दैट इज 15। 15 इज इक्वल टू 15। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स क्लियर दैट द फार्मूला वर्क्स। अच्छा, ये हमारा सपोजिशन था, इंडक्टिव हाइपोथेसिस। अब हम आते हैं इंडक्टिव स्टेप के ऊपर। प्रूव दैट द स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू k+1। ठीक, यह हमने ऑल दो मैंने आपको एग्जांपल से साबित कर दिया, लेकिन एक्चुअली हम यहाँ पे सपोज करके आगे बढ़ जाते। पुट k+1 इन प्लेस ऑफ k। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कहा ये कि प्रूव दैट द स्टेटमेंट होल्ड्स व्हेन n इक्वल टू k+1 यूजिंग द assumption above। तो जब हम k+1 के लिए इसको ट्रू करें तो फिर हम ये वाला लूप k तक ले जाने की बजाय k+1 तक ले जाते हैं, यानी जहाँ जहाँ k है उसको k+1 से रिप्लेस कर दें। तो इस साइड पे भी k की जगह पे k+1 आ गया। तो यू कैन सी दैट हियर इज k+1, अंदर भी k+1 + 1 ओवर 2। अच्छा, अब हम पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को देखें, k+1 + 1, तो वी कैन राइट इट एज k+1 k+2 ओवर 2। अगर हम इसको ओपन करें तो वी गेट दिस k² + k + 2k + 2 ओवर 2, राइट। कैन वी राइट इट लाइक दिस, k इंटू k+1 2 इंटू k+1 ओवर 2। ये दो इसके हमने एक्सप्रेशंस बना दिए हैं। ठीक है, आप इसको ट्राई करें कि ये कैसे एक्सप्रेशन बने हैं। मिसाल के तौर पे इन दोनों में कॉमन क्या है, इनमें k कॉमन है k+1, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 इंटू k+1। फिर हमने इस टर्म को अलग से लिखा और प्लस के बाद वाली टर्म 2k+2 इसको हमने अलग से यहाँ पे यूँ लिखा। So we can write it like this, and finally we get k into k+1 over 2 plus k+1। यानी ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया कि अगर हम k+1 के लिए साबित करने जा रहे हैं तो जो हमने सपोज किया था वो अगर ठीक है तो बस अगला एलिमेंट उसमें ऐड कर दें अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला।
और अगर हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो अगेन हम उसको उसी तरह से वर्कआउट कर सकते हैं, आई गोज़ फ्रॉम 1 टू k+1, राइट। और इसको हम यूँ लिख सकते हैं आई गोज़ फ्रॉम 1 टू k+k+1, ठीक है, हमने सिर्फ इसी समेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और आई गोज़ फ्रॉम 1 टू k दैट कुड बी रिटन एज दिस फार्मूला +k+1। अब ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों चूंकि बराबर हैं, सो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा इंडक्शन ठीक है इस फार्मूले के ऊपर, दिस फार्मूला फॉलोज इंडक्शन। अब हम स्ट्रॉन्ग इंडक्शन को देखते हैं कि वो कैसे काम करती है। प्रूव बाय इंडक्शन दैट पी एफ एन इज इक्वल टू एन फॉर ऑल इक्वल टू पी एफ एन इज इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 for all n that belongs to the set of natural numbers can be factored into prime numbers, ठीक है। तो हम अपने जो हमारा प्रॉब्लम है उसको दोबारा से देख लें कि पी एफ एन कोई पॉलिनोमियल है या कोई नंबर है n, ठीक, उसको अगर वो n है और 2 से बड़ा या उसके बराबर है तो उसको दो प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। लेट वी लुक एट द सॉल्यूशन। बेस केस, प्रूव दैट द स्टेटमेंट होल्ड्स व्हेन n इज इक्वल टू 2। ऑफ कोर्स जब आप n 2 लिखते हैं तो फिर ये 2 बजाते खुद प्राइम नंबर है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, इसको 2 × 1 कर देंगे। सो 2 × 1 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, सो वी कैन राइट इट लाइक प्राइम नंबर्स। वी आर प्रूविंग p2 2 itself is a prime number, so the prime factorization of 2 is 2, hence the statement p2 holds। तो बेस केस हमें समझ आ गया। अब हम आते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस के ऊपर। एज्यूम दैट फॉर ऑल इंटीजर्स, अब ये फॉर ऑल का कंसेप्ट जो है वीक इंडक्शन में नहीं था, यहाँ पे मौजूद है। एज्यूम दैट फॉर ऑल इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू k द स्टेटमेंट होल्ड्स। वहाँ पे हमने कहा था कि सिर्फ k के लिए होल्ड करती है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि k से नीचे जितने भी नंबर लेंगे आप उन सब के लिए होल्ड करेगी, ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। k कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हैं। फॉर वीक इंडक्शन द अजम्पशन वाज ओनली अबाउट द केस व्हेन n इज इक्वल टू k। अब हम आते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस स्टेप के ऊपर। कंसीडर द नंबर k+1, कोई एक नंबर आप k+1 सपोज करें, ठीक है। इसके आगे फिर दो केसेस बनते हैं। केस 1, k+1 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, यानी आपने k सपोज कर लिया 10 और अगला नंबर आपके पास एक 11, सो 11 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। और 7 आ गया तो 7 इज अ प्राइम नंबर। The number is a prime factorization of itself, therefore the statement pk+1 holds। यानी अगला नंबर आपके पास क्या निकला है 7, so 7 is prime factorization of itself, that could be written as only 7 or 7 multiply 1। Case 2, k+1 is not a prime number, यानी अगर 11 आपने k सपोज किया था तो k+1 आपके पास 12 आ रहा होगा, ठीक है। We know that k+1 is a composite, so k+1 could be written as p multiply q, multiplication of two numbers, ठीक। अगर कंपोजिट नंबर है हमारे पास k+1 तो उसको हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स के तौर पे लिख सकते हैं। फॉर ऑल इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू k द स्टेटमेंट मस्ट होल्ड, which means both p and q can be expressed as further prime factorizations। अगर इनमें कोई p जो है, दो पॉसिबिलिटीज है ना, k+1 आपके पास प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर निकल आया। इस कंपोजिट नंबर को आप दो प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करें या दो फैक्टर्स में डिवाइड करें तो एक फैक्टर प्राइम हो सकता है या दोनों प्राइम हो सकते हैं या दोनों कंपोजिट हो सकते हैं। अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसको फर्दर फैक्टराइजेशन हम नहीं करेंगे, और अगर कोई नंबर कंपोजिट है तो उसको फर्दर हम फैक्टराइज करेंगे और वो फिर मजीद दो प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन रहेगी इसको प्रूव करने में। In this sense, because k+1 is a product of p and q, by multiplying the prime factorization of p and q, we can get the prime factorization of k+1 as well. Let me see it with the help of example. Suppose that we have k+1 which is 18, so we can write 18 as 2 multiply 9. Here 2 is prime and 9 is composite, so we can write 2 as 1 multiply 2 multiply 9 could be written as 3 multiply 3। अब इस केस में 1 को अगर हम छोड़ दें, 2 is composite, 2 is prime and 3 is prime, so prime factors हमारे पास क्या होंगे 1 2 3, और आप कह सकते हैं 2 3 सिर्फ प्राइम है। तो हमें पता चल गया
कि अगर हमारे पास 18 को हम दो फैक्टर्स की सूरत में लिख सकते हैं और उन दोनों में कोई एक भी कंपोजिट आ गया तो उस कंपोजिट के फर्दर प्राइम फैक्टर्स निकल सकते हैं। उस फर्दर में अगर कोई एक कंपोजिट आ गया तो उसके मजीद फिर आपके पास प्राइम फैक्टर्स निकल सकते हैं। सो दैट फॉर ऑल इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू k द स्टेटमेंट होल्ड्स। ठीक है, 18 से नीचे जितने भी नंबर होंगे उनको भी हम इसी तरह से ही लिख सकते हैं एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 or more prime factors. That's all about. I hope आपको स्ट्रॉन्ग इंडक्शन और वीक इंडक्शन समझ आ गई होगी। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज।